मलकापुर नाम के गांव में वर्षिणी नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। एक दिन वर्षिणी स्कूल से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक आदमी ठेले पर मछलियां बेच रहा था। छोटी छोटी कांच की शीशियों में रखी थी वो मछलियां। वो देख वर्षिणी, आहा, क्या खूबसूरत मछलियां है, यूं कहकर उस ठेले के पास जाकर देखने लगती है। तब वो बेचने वाला, क्यों बेटा, पसंद आई मछलियां? हाँ, ये मछली कितने की है? तब वो आदमी, देखो बेटा, ये 150 रुपए की है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? उस पर वर्षिणी, हाँ, मेरी गुल्लक में पैसे हैं घर पर, मैं अभी ले आती हूँ, यूं कहकर वो सीधे अपने घर जाती है। अपनी गुल्लक फोड़ देती है। उसमें से 150 रुपए लेकर दौड़ते हुए वापस आती है। उस आदमी को पैसे देकर वो अपनी पसंद की मछली लेकर घर चली जाती है। वो उस मछली को एक स्टूल पर रख देती है, उसे निहारते रहती है। उतने में वर्षिणी की माँ आ जाती है। वर्षिणी की माँ देख नहीं पाती, वो अंधी है। वर्षिणी, कहाँ हो बेटा, क्या कर रही हो? माँ, मैं यहीं पर हूँ। माँ, तुम्हें पता है, आज मैं एक मछली ले आई हूँ। मेरी गुल्लक में पैसे थे ना, उसी से खरीदी। तब वर्षिणी की माँ, अच्छा बेटा, आज महीने की पहली तारीख है ना, आज मुझे पेंशन मिलेगी, क्या तुम आराधना के पास ले चलोगी मुझे? ठीक है माँ, आओ चले, यूं कहकर वर्षिणी अपनी माँ को आराधना के पास ले जाती है। तब आराधना, शारदा, बड़ी देर कर दी आज आने में, क्या बात है? कुछ नहीं आराधना, आज पहली तारीख है, ये मैं भूल गई थी। पार्वती ने बताया तब याद आया। वर्षिणी का स्कूल से आने का इंतजार कर रही थी ना, इसीलिए। अच्छा। आराधना यूं कहकर अंगूठा लगवाकर शारदा को पेंशन के पैसे दे देती है। पैसे लेकर शारदा वर्षिणी के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद वर्षिणी चौंक जाती है, क्योंकि उसकी मछली का रंग बदल चुका था। ये क्या, मैंने खरीदी थी तब तो इसका रंग अलग था और अब इसका रंग बदल गया है। ये सुनकर शारदा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो बेटा, मछली का रंग बदल गया? खरीदते वक्त तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। हाँ, शायद, वर्षिणी कहती है। कुछ देर बाद शारदा पूछती है, वर्षिणी, तो मछली तो ले आई, पर उसे खिलाओगी क्या? ओह, मैं उनसे पूछना तो भूल ही गई, अभी जाकर पूछ कर आती हूँ, यूं कहते हुए वो भाग कर जाती है। पर वहां वो आदमी नहीं था। वर्षिणी मायूस होकर घर लौटती है। माँ से, माँ, वो मछली बेचने वाला वहां नहीं था, चला गया, अब उसे क्या खिलाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। शारदा कहती है, वर्षिणी, खाना बनते ही चावल के कुछ दाने डाल देना, अगर खा लिए तो ठीक है, वरना उसे नदी में छोड़ आना, उसकी जान तो नहीं ले सकते ना हम। शारदा यूं कह रही थी, उतने में उनके घर का मालिक आ जाता है। शारदा, ओ शारदा, किराया कब दोगी? 3 महीने हो चुके हैं, इस महीने किराया दोगी या घर खाली करोगी? तब शारदा कहती है, भाई साहब, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, वो ले लीजिए, बाकी के जल्दी ही दे दूंगी। शारदा अपनी पेंशन के पैसे मकान मालिक को दे देती है। यूं किश्तों में किराया देती हो, ये नहीं चलेगा, उससे अच्छा तो तुम घर खाली कर दो। भाई साहब, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मेरे पति अगर जिंदा होते तो हमारी ये हालत ना होती। मैं अपनी पेंशन से आपको किराया दे रही हूँ, हम दोनों का गुजारा भी तो होना है, समझने की कोशिश कीजिए। पर मकान मालिक, देखो, मेरे भी हालात ठीक नहीं है, तुम ये पैसे रख लो और 2 दिन में ये घर खाली कर दो। बहुत सारे लोग अच्छा किराया देने को तैयार है,
मुझे भी तो अपना फायदा देखना पड़ेगा। मेहरबानी करके घर खाली कर दो। मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा। अगर तुम नहीं चली गई तो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा, समझी? यूं कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। वो दोनों भी मकान मालिक की बातों से व्यथित होकर रोने लगती है। शारदा कहती है, क्या करे बेटा, यूं घर खाली करने को कह गए हैं। तब वर्षिणी पूछती है, माँ तुम्हारी आंखें क्यों नहीं है माँ, और बाबा की मौत कैसे हुई, बताओ ना। तब शारदा बताने लगती है, बेटा तुम जन्म होते ही दृष्टिहीन थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने से तुम देख पाओगी। थोड़ी बड़ी हो जाने पर किसी की आंखें लगवा देंगे इसे, पर आंखें नहीं मिली, इसीलिए मैंने अपनी आंखें तुम्हें दे दी बेटा। ये सुनकर वर्षिणी रोने लगती है। माँ ये क्या कह रही हो, मेरे लिए तुमने अपनी आंखों का त्याग कर दिया। माँ बाबा की मौत कैसे हुई? बेटा तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा। मैंने उन्हें बचाने की हर कोशिश की। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, मैंने घर भी बेचा, पर अफसोस तुम्हारे बाबा को मैं बचा नहीं पाई। दोनों भी रोने लगती है, मायूसी बैठी रहती है। 2 दिन बाद मकान मालिक आ जाता है। अरे तुम लोग यहीं हो अब तक? मैंने घर खाली करने के लिए कहा था ना। जा रहे हैं भाई साहब, कुछ देर में सामान बांधकर चले जाएंगे। वो ठीक है कहता है। कुछ ही देर में दोनों माँ बेटी अपना सामान समेटकर बाहर आ जाती है। वर्षिणी के हाथ में वो मछली थी। माँ मैं इसे प्यार से लाई थी, पर अब हमारा ही कोई ठिकाना नहीं है। मैं इसे नदी में छोड़कर आती हूँ, तुम यहीं रुकना। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम बात करते हैं उसके बारे में। यूं कहकर वर्षिणी वो मछली लेकर नदी के पास जाती है। मेरी प्यारी मछली, मैंने बड़े शौक से तुम्हें पालना चाहा था, पर शायद ये मेरे नसीब में ही नहीं था। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करना। हमारी वजह से तुम्हें भी परेशानी हो, ये मैं नहीं चाहती। तुम्हें यहाँ खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे, पर मुझे भूल मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। यूं कहकर वर्षिणी उस मछली को नदी में छोड़ देती है। वो छोटी सी मछली अचानक बड़ी हो जाती है। उसे देख वर्षिणी डर जाती है, पर वो बड़ी मछली कहती है, डरो मत, मैं एक मायावी मछली हूं। तुमने मुझे इस नदी में छोड़कर बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम यहीं रह सकती हो, मेरे शरीर में, मेरे साथ। वर्षिणी दंग रहकर देख रही थी। वो कहती है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? तब वो मछली बड़े से जहाज में बदल जाती है। ऊपरी हिस्से पर मछली थी, नीचे कमरा था, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ था घर जैसा। वर्षिणी ये देख चौंक जाती है, खुशी से अपनी माँ के पास जाती है। माँ चलो ना, जल्दी चलो, हमें घर मिल गया है। यूं कहती है। शारदा पूछती है, कहाँ, किसका घर? तब वर्षिणी सारी बातें बताती है। वो सुनकर शारदा, भगवान तो हमारी मदद आपने उस मछली के रूप में की, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। यूं कहकर शारदा और वर्षिणी नदी के पास जाते हैं। वर्षिणी कहती है, मछली ये मेरी माँ है, पर वो देख नहीं सकती। तुमने यहाँ इतना सुंदर घर बनाया है हमारे लिए, पर माँ को कैसे पता चलेगा? माँ ने मुझे अपनी आंखें दे दी। यूं वो मछली को सारी बातें बताती है। तब वो मायावी मछली कहती है, व्यथित मत हो, तुम्हारी माँ सब कुछ देख पाएगी। और वो मायावी मछली अपनी माया शक्ति से शारदा की आंखें पहले जैसी कर देती है।
शारदा अब सब कुछ देख पा रही थी। मछली का जहाज देख, अरे कितना खूबसूरत है ये घर, यूं कहकर वो मायावी मछली को धन्यवाद देती है। तुम दोनों यहीं रह सकती हो। मैं अपनी माया शक्ति से तुम्हारे लिए खान पान का इंतजाम कर दूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मायावी मछली कहती है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती है। दोनों भी उस जहाज में चली जाती है। अंदर से वो जहाज बहुत ही खूबसूरत था। वो दोनों उस मायावी मछली को धन्यवाद देती है और खुशी से वहां रहने लगती है। वो एक बड़ी सी नदी थी। उस नदी में रात के समय नाव में एक माँ बेटी मदद के लिए चिल्ला रही थी। बचाओ, बचाओ, हमारी कोई मदद करो, हमें बचा लो। बच्ची रोए जा रही थी, डर रही थी। डरो मत बेटा, मैं हूं ना, माँ उसे धीरज दे रही थी। पर मन ही मन, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आई है हम पर, दया करो, हमारी रक्षा करो, यूं वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। नाव यूं ही पानी के बहाव के साथ आगे जा रही थी। सुबह हो जाती है। बच्ची भूख के मारे रोने लगती है। मां को कुछ समझ नहीं आता। वो बच्ची से नदी का पानी पीने के लिए कहती है। बेटा, फिलहाल यही सहारा है, वो रोते हुए कहती है। बच्ची झुककर पानी पी रही थी, तभी वो पानी में गिर जाती है। ये देख मां तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचती है, उसे नाव में बिठाती है। बेटा, सावधानी से, देखा ना क्या हो गया, यूं कहती है। हे भगवान, हमें यहां से बाहर निकालो, यूं व्यथित हो जाती है। पर नाव यूं ही आगे जा रही थी। बच्ची मां से, मां, कल से भूखी हूं, पानी से पेट नहीं भरा, बहुत भूख लगी है, यूं दुखी होकर कहती है। मां भी असहाय थी। उतने में नाव एक जगह रुक जाती है। पेड़ के तने से सटीक थी नाव। वो कहती है, बेटा, यहां से हम बाहर निकल जाते हैं, वरना नाव फिर से आगे चली जाएगी। वो दोनों नाव से उतर ही रही थी, तभी पेड़ से आवाज आती है। तुम डरो मत, ये नाव अब नहीं हिलेगी। ये सुनकर दोनों मां बेटी अचरज से देखती है। कौन है? ये किसकी आवाज है? मां पूछती है। फिर से आवाज आती है। मैं एक मायावी पेड़ हूं, ये मेरी ही आवाज है। दोनों तंग रह जाती है। क्या हुआ? यूं हैरान होकर देख रहे हो? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तब मां कहती है, ओह, तुम मायावी पेड़ हो ना, तो मेरी बेटी को खाने के लिए कुछ दे दो, उसे भूख लगी है। तभी पेड़ पर मीठे रसीले फल आ जाते हैं। वो खुश हो जाती है। नाव से ही फल निकालकर बच्ची को खाने के लिए देती है। बाद में वो खुद भी खा लेती है। दोनों नाव में ही बैठकर फल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। वो पेड़ से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी भूख मिटाने का। तब पेड़, वो तो ठीक है, पर तुम कौन हो? इस नाव में यहां तक कैसे आई? तब वो रोते हुए, बताती हूं, यूं कहकर सारी बातें बताने लगती है। हमारा गांव कृष्णापुरम। मैं और मेरे पति खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारा बहुत अमीर खानदान था। मेरे पति व्यापारी थे। सब अच्छा चल रहा था। तभी मेरे मां बनने की खुशखबरी हमें पता चली। मैंने अपने पति से, सुनिए, आपको खुशखबरी देनी है। आप तो इसे सुनते ही झूम उठेंगे। कैसी खुशखबरी रजनी? हम 2 से 3 होने जा रहे हैं। ये सुनते ही मेरे पति खुश हो गए। मेरी प्यार से देखभाल करने लगे। दिन महीने बीत रहे थे। कीर्ति का जन्म हुआ। कीर्ति बड़ी हो रही थी।
एक दिन मेरे पति काफी परेशान थे। रजनी, यहां से हमें अभी जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? ऐसी कौन सी आफत आई? मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया है। सारा बिजनेस चौपट हो गया है। मैंने कुछ लोगों से कर्जा लिया है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इतने पैसे नहीं है हमारे पास, वो भरोसा भी नहीं करेंगे हम पर। यहां से भाग जाना ही है हमारे हाथ में। चलो। मैंने भी निकलने की तैयारी की। हम जाने ही वाले थे कि कर्जदारों ने रोक लिया। क्यों, हमारे पैसे डुबाकर भागना चाह रहे हो? सीधी तरह हमारे पैसे दे दो। तब मेरे पति, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, दूसरे गांव जाकर नया व्यापार शुरू करूंगा, फिर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। पर वो, तेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर नया व्यापार कैसे करोगे? तुम ऐसे नहीं मानोगे। पैसे कैसे निकालने हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। और वो बेरहमी से मेरे पति को मारने लगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे पति को जोर से धक्का दे दिया। गहरी चोट लगने से उनकी मौत हो गई। तुम इंसान नहीं, हैवान हो। उन्होंने कहा था ना कि कर्जा चुका दूंगा, पर नहीं माना आप लोगों ने। क्या मेरे पति के प्राण वापस ला सकते हो? मार दो मुझे और मेरी बेटी को भी। मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा, यह हमारा बंगला, गाड़ी, सब कुछ ले लो। थोड़े पैसे हैं वो भी ले लो। और मेरे पति के अंतिम संस्कार पूरे कर कीर्ति को लेकर मैं वहां से निकल गई। कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने का सोचा मैंने। 4 घरों में झाड़ू पोछा कर हमारा गुजारा कर रही थी। 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजारे हमने। फिर उस जगह की मालकिन एक दिन आ गई। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती, पर यह जमीन हमारी है। यहां हम घर बनाना चाहते हैं। इतने दिन ये जमीन हमने यूं ही रखी थी। अब 4 पैसे जोड़ लिए हैं, अपना बड़ा मकान बनाना चाहते हैं। तुम ये झोपड़ी छोड़ यहां से चली जाओगी ना, फिर हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं। उसने बड़ी तहजीब से बात की मेरे साथ। दूसरा कोई होता तो डांट फटकार देता। वो बड़ी अच्छी थी। मैंने उनसे, आपने मेरी बहुत मदद की है। कई दिनों से मैं यहां रह रही हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूं कहकर मैं दोबारा रास्ते पर आ गई। कहां जाऊं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। शाम ढल चुकी थी। नदी किनारे ये नाव थी। हम उसमें बैठ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। नाव नदी के पानी में आगे चली जा रही थी और हम यहां तक आ गए। ये सुनकर मायावी पेड़, जो हुआ सो हुआ। तुम सही जगह पर आए हो। तुम्हारी यहां जरूरत है किसी को। भगवान की लीला भी अपार है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी जरूरत किसे है? कुछ नहीं, कुछ साल पहले एक औरत यहां आई थी। उसने यहां एक बेटी को जन्म दिया। वो अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाती रही। मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो है, मेरी मदद करो। यूं कहते हुए ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब से उस बच्ची को मैंने ही संभाला है। वो हर बार, मेरी माँ कहाँ है, माँ कब आएगी, माँ चाहिए, यूं पूछने पर आ रही है, यूं कहता था मैं। अब तुम आ गई हो, तुम्हें ही उसकी माँ बनना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। तुम यहीं पर रह सकती हो, जो जो चाहिए मैं ला दूंगा, वो मायावी पेड़ कहता है। हाँ जरूर, मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। तब वो मायावी पेड़, ललिता, ललिता, देखो कौन आया है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी छोटी बहन आई है। तब ललिता दौड़ती हुई आ जाती है। रजनी और कीर्ति नाव से उतरकर किनारे पर आ जाती है। ललिता उन्हें देख, माँ आ गई तुम, इतने साल मुझे छोड़कर कहां चली गई थी तुम, यूं रोने लगती है। कुछ काम से चली गई थी बेटा, वही रुकना पड़ा मुझे। ये देखो तुम्हारी बहन कीर्ति। ललिता कीर्ति से, बहन हम खूब खेलेंगे,
यूं कहती है। वो दोनों प्यार से एक दूसरे के गले लग जाती है। ललिता मायावी पेड़ की बातों पर विश्वास करती है। वही उसकी माँ और बहन है, यूं मान लेती है। मायावी पेड़ उनके लिए वहां एक छोटा सा घर बना देता है। वो तीनों खुशी से एक साथ रहने लगती है। रजनी ललिता और कीर्ति को प्यार से संभालती है। ललिता पर तो माँ का प्यार लुटाती है। वो देख मायावी पेड़ किसकी कहाँ जरूरत है भगवान खूब जानते हैं। उनकी लीला सचमुच अपार है, यूं कहता है। इसी तरह रजनी कीर्ति और ललिता के साथ वहीं पर खुशी खुशी रहने लगती है।